दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सुजीत आज अपने बाबूजी के जन्मदिन पर 2 महीने बाद घर वापस आ रहा था। इस नौकरी के कारण बाबूजी को देखने के लिए 2 महीने से आंखें तरस गई थीं कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। हाँ बेटा, बोलो। पापा। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि आज दादाजी का जन्मदिन है पापा। बेटा, आज उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, पर तुम अपनी माँ को मत बोलना और ना ही अपने दादाजी को अभी बताना। सुजीत ने अपने 5 साल के बेटे से कहा, पर दादाजी तो उस बच्चे की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और फोन कट गया। सुजीत ने अपने पिता के लिए कश्मीरी शॉल, कोल्हापुरी जूते या रबड़ी जलेबी जो जो उनको पसंद था सब पैक करवा लिया और बाबूजी के रूम के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा। बाबूजी को टीवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी और मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बाबूजी ने हमेशा अपनी इच्छाओं को मन के किसी कोने में दफन कर दिया था। वह आज अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, क्योंकि उन्हें वह अब हर खुशियाँ देना चाहता था। वह चाहता था कि अपने पिता को दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ दे, जिनका उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए त्याग कर दिया था। कितना खुश होंगे बाबूजी आज, 2 साल बाद सुजीत को सरप्राइज के साथ देखकर। यह सोचकर ही सुजीत की आंखें गीली हो गईं। सुजीत ने बस से सामान उतार कर एक रिक्शे में रख दिया। कहाँ जाना है बाबूजी आपको? पहले ही बता दीजिए, अब इस बूढ़े से ज़्यादा दूर रिक्शा नहीं चलाई जाती। सुजीत के कानों में जैसे ही यह आवाज़ पड़ी, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, यह आवाज़ तो बाबूजी की लग रही है। उसने पलटकर देखा तो अपने पिता को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, आप यहाँ? बेटे को सामने देखकर पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। तो सुजीत ने छोटे बच्चों की तरह अपने पिता को गले से लगा लिया। उसने एक बार भी बाबूजी से उनकी हालत का कारण नहीं पूछा। जानता हूँ कि अमिता भी बाबूजी को ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन वो इतना गिर जाएगी उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। सुजीत अपने पिता को घर लेकर पहुंचा तो देखा अमिता अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलते हुए बोली, अच्छा किया ना मैंने तुम सबके कहने पर उस बूढ़े को घर से निकाल दिया। अरे बेटा आएगा तो कह दूंगी कि तीर्थ यात्रा पर गया है। इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि तभी सुजीत की आहट सुनकर अमिता हकलाते हुए बोली, अरे आप कब आए? बाबूजी कहाँ हैं? सुजीत ने गुस्से में पूछा। तो अमिता सकपकाते हुए बोली, बाबूजी तो रामू काका के साथ वृंदावन गए हैं, कह रहे थे कि 2-4 दिन में लौट आएंगे। अमिता को झूठ बोलता देख सुजीत ने खींचकर 2 तमाचे अमिता के गाल पर जड़ दिए। तो अमिता की सहेलियां भी, जो अभी तक ठहाका लगाकर उसके बाबूजी का अपमान कर रही थीं, वह भी एक एक करके चुपचाप वहां से 9-2-11 हो गईं। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? शर्मा जी को घर में देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए आकर दादाजी के गले लिपटकर रोने लगे। सुजीत गुस्से से अमिता के बाल पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बाबूजी को घर से निकालने की? बेटा, बहू को कुछ मत कहे, यह तो सब मेरे कर्मों का ही लेखा जोखा है जो मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम मेरी वजह से अपनी गृहस्थी खराब मत करो, मैं जैसा भी हूँ वही ठीक हूँ।
कम से कम मुझे अपने जैसे लोग तो वहाँ मिल जाते हैं जो अपना एक दूसरे के साथ दुख बांट लेते हैं। इतना कहकर शर्मा जी वहाँ से जाने लगे तो सुजीत ने अपने बाबूजी का रास्ता रोक लिया और उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी, मत जाइए मुझे छोड़कर। माँ के बाद अब क्या आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं? सुजीत ने गुस्से में अमिता का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर निकाल कर बोला, जो औरत मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं कर सकती, उनका ध्यान नहीं रख सकती, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझी तुम? इतना कहकर सुजीत ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चे दादाजी को फिर से अपने कमरे में ले गए और उनके साथ कमरे में खेलने लगे। सुजीत हॉल में पड़े सोफे पर धम्म से बैठ गया और पर्स में से अपनी माँ की तस्वीर निकालकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे होते हुए बाबूजी की ऐसी हालत हो गई। सुजीत को उसके पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ कांता जी तो जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थीं। शर्मा जी ने कभी भी सुजीत को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन में उसके नहलाने धुलाने से लेकर जवानी तक उसकी पढ़ाई लिखाई और कामयाबी की हर सीढ़ी चढ़ने में उसका कदम कदम पर साथ दिया। एक बार शर्मा जी की बहन ने बचपन में कहा भी था कि भैया, मुझे सुजीत को दे दो, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। आप माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे, या फिर एक आया लगा लीजिए जो सुजीत का ध्यान रखे। लेकिन शर्मा जी ने ना अपने बेटे को बहन को सौंपा और ना ही आया को रखा। सुजीत पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो शर्मा जी ने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। लड़की देखने में अच्छी भली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ साल बाद ही वह अपने रंग दिखाने शुरू कर देगी। सुजीत की शादी को 5 साल हो गए थे। अमिता की गोद में 2 बच्चे भी आ चुके थे। दोनों बच्चे दिन रात दादा दादा करके शर्मा जी से ही लिपटे रहते, लेकिन अमिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बच्चों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वह दोनों बच्चे भी अपने दादा से नफरत करने लगे थे। अभी कल की ही बात है। सोचते सोचते सुजीत ख्यालों में खो गया। अरे बाबूजी, कहाँ मर गए? समझ में नहीं आता है कि जब भी इन्हें आवाज़ लगाओ, एक बार में तो कभी सुनते ही नहीं हैं। वैसे तो घर में इधर उधर घूमते ही दिखते हैं, और क्यों ना घूमे, खाने की खुशबू जो उन्हें खींच लाती है। पर जब ज़रूरत पर इन्हें ढूंढो तो न जाने कहाँ लापता हो जाते हैं। पतीले में थोड़ा सा दूध रखा था तो मैंने सोचा कि कामवाली के साथ उनके लिए भी चाय बना देती हूँ इसी बर्तन में, और अगर ये चाय बर्बाद हुई ना तो मुझसे बुरा उनके लिए कोई नहीं होगा। फिर मांगते रहेंगे चाय, मैं तो नहीं देने वाली। बाबूजी, कहाँ चले गए? चाय ठंडी हो रही है, पीना है तो पीजिए, मुझे और भी काम है। अमीता अपने ससुर शर्मा जी को आवाज़ लगाती है। शनिवार का दिन था। बच्चों की स्कूल में छुट्टी थी। बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी शर्मा जी अपने पोते पोती के कमरे में आकर बोले, बेटा बंटी, बबली, क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बगीचे में, देखो कितनी अच्छी हवा बह रही है और कितने नए नए फूल खिले हैं। उन फूलों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे गुस्से में बोले, दादाजी, हमें नहीं जाना आपके साथ बगीचे में। और आपको कितनी बार कहा है, जब हम खेल रहे हों या टीवी देख रहे हों, आप हमें डिस्टर्ब मत किया करो। आप जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? हर वक्त आप हमें परेशान करते रहते हैं। मम्मी, मम्मी, देखो ना, दादाजी हमें परेशान कर रहे हैं। बंटी और बबली अपनी माँ अमिता से अपने दादाजी की शिकायत करते हैं। अमिता हाथ में मोबाइल लेते हुए आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, आपसे एक जगह बैठा नहीं जाता क्या? इतनी देर से चाय के लिए आवाज़ लगा रही थी और आप
यहाँ बच्चों के कमरे में जब दिख रहा है कि बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो क्यों परेशान कर रहे हैं? वो आपके साथ क्या गुल्ली डंडा खेलेंगे या बुड्ढों की कहानी सुनेंगे? मन नहीं लगता है तो घर के बाहर क्यों नहीं जाते हैं? एक तो घर के काम खत्म नहीं होते और शाम होते ही आप परेशान करने लगते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, तो जानबूझकर आप बच्चों को परेशान करते हैं ताकि वो मुझे मेरी माँ से बात ही न करने दें। आखिर आप चाहते क्या हैं? शर्मा जी बोले, बहू, मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता हूँ। अन्य दिनों में तो मैं बच्चों से इसीलिए कुछ नहीं कहता कि स्कूल के गृह कार्य से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती होगी। बेचारे बालक परेशान रहते हैं। आज शनिवार है, आज तो बच्चों की छुट्टी है। मैंने सोचा थोड़ी देर बच्चों से बातें कर लेता हूँ। तो अमिता बोली, जब बच्चे आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? तो शर्मा जी बोले, जब तुम्हारी सास जिंदा थी, कहती थी मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं होता। आज देखो समय का पहिया कैसा घूमा है। आज मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। पूरा जीवन सबके लिए कमाने और उनको खुश रखने के सामान जुटाने में बिता दिया, ये सोचकर कि उनके बच्चों के साथ अपना बचपन जीऊंगा। पर देखो मेरे ही घर में मेरा ही अस्तित्व बिखर रहा है। अमिता बोली, मन नहीं लगता है तो घर के काम क्यों नहीं करते हैं? बस सब्जी भाजी और दूध लाकर रख देते हैं, उसके बाद हाथ समेट कर आप बैठ जाते हैं। अरे कम से कम जाले वाले साफ कर लीजिए, और कुछ नहीं तो बगीचे में झाड़ू लगा लीजिए। पर नहीं, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, तो जो करना है कीजिए। इतना कहकर वो बच्चों के लिए मैगी बनाने चली गई। शर्मा जी बोले, बहू, अब रसोई में जा रही हो तो एक कप चाय ही पिला दो। अमिता रसोई से बोली, वहाँ टेबल पर 5 रुपए का सिक्का है, वो ले लीजिए और जाकर नुक्कड़ पर या स्टेशन पर जाकर चाय पी लीजिए। दूध खत्म हो गया है। शर्मा जी ने अपनी टूटी हुई छतरी बगल में दबाई और निकलने लगे। तभी उनका बेटा सुजीत शनिवार की ड्यूटी खत्म करके घर जल्दी लौटा। अरे बाबूजी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? तो शर्मा जी बोले, बेटा तुम जाओ, थोड़ा बहू और बच्चों से बात करो या थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हारे काका से मिलकर आता हूँ। थोड़ी देर उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ाऊंगा, फिर मैं लौटकर जल्दी ही आ जाऊंगा। तो सुजीत बोला, बाबूजी, आजकल आप काका के घर बहुत जाते हैं। ठीक है, आपका मन है तो चले जाइए। ये लीजिए थोड़े से पैसे, आपके काम आएंगे, रखिए। पिता की जेब में पैसे डालते हुए बोला। तो शर्मा जी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जो उन्होंने अपने बेटे को संस्कार दिए थे वो वापस अपने पिता को दे रहा है। इससे ज़्यादा एक बेटा अपने बाप के लिए क्या करेगा, और पिता को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। शर्मा जी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकले और सोचने लगे, जब सुजीत कॉलेज जाता था, अपनी जेब खर्च के लिए शर्मा जी से पैसे मांगते समय बहुत हिचकिचाता था, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। शर्मा जी एक दुकान पर काम करते थे और किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। पर सुजीत की माँ कमला जी हमेशा सुजीत की जेब में कुछ पैसे डालकर उसका हौसला बढ़ाती थीं। अमिता का स्वभाव तो सबको पता था। वो हर वक्त ससुर के खिलाफ सुजीत के कान भरती रहती थी। उसे और उसके बच्चों को बड़े बुजुर्गों का टोकना और गलत को गलत और सही को सही का भेदभाव समझाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बंटी और बबली भी कभी शर्मा जी के कमरे में नहीं जाते थे, ना ही उनके साथ कभी बातें करते थे। और सुजीत को तो दफ्तर से लौटते लौटते इतनी देर हो जाती थी या वो इतना थका होता था कि खाकर सो जाता था। कभी कभार तो पिता से जाकर हालचाल भी नहीं ले पाता था। न जाने ये कौन से काका हैं जिसके बारे में अक्सर शर्मा जी सुजीत को बताते हैं और उनका नाम लेकर वे घर से निकल जाते हैं। सुजीत को एक रोज शंका हुई कि पिताजी का घर में मन क्यों नहीं लगता है।
अक्सर वो काका के पास जाने की बात क्यों करते हैं? यही सब सोचकर वो उस रोज शर्मा जी के पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलकर उसे बहुत हैरानी हुई कि वो किसी काका के घर ना जाकर स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे एकांत में उसके सहारे घंटों भर बैठे रहते हैं। सुजीत कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सुजीत ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या हुआ बेटा? क्या देख रहे हो? वो अक्सर यहाँ आते हैं, उस पेड़ के सहारे बैठे रहते हैं और ढलती हुई शाम को देखते हैं और न जाने उस पेड़ को कमला कहकर कितनी ही बातें करते हैं। और जब उनका मन हल्का हो जाता है तो वापस लौट जाते हैं। सुजीत आश्चर्य से उन्हें देखता हुआ रह गया। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, ये अकेले नहीं है, ऐसे ऐसे कितने ही माता पिता तुम्हें स्टेशन पर या बाग बगीचे में अकेले बैठे दिखेंगे। सुजीत बोला, मगर क्यों काका, वो यहाँ अकेले क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब हम बुजुर्गों को घर में प्यार और सम्मान नहीं मिलता है और अकेलापन हमें खाने को दौड़ता है, तब हम घर से किसी अपने की तलाश में बाहर भटकते हैं। सुजीत बोला, पर जिसका परिवार होता है वो क्यों इधर उधर भटकेगा? बुजुर्ग हंसकर बोले, बेटा, परिवार होने के बाद भी अगर उन्हें समय ही ना दे कोई, तो अपना समय वे कहाँ काटेंगे? तो यहाँ चले आते हैं। वैसे तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उसे प्यार और सम्मान के साथ परिवार के साथ की भी ज़रूरत होती है, जो परिवार के सदस्य समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए माँ बाप एक पुराने सामान की तरह हो जाते हैं, जिस पर उनका कभी ध्यान ही नहीं जा पाता। बच्चे सोचते हैं माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जी ली तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, बाहर अपने साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, उनकी राय भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। जबकि बुजुर्ग अपनी राय और अनुभव से अपने बच्चों के जीवन में आने वाले संकटों से बचने का उपाय बताते हैं। चलो, मैं भी चलता हूँ, आज मेरा समय भी कट गया, कल की कल देखेंगे। इतना कहते हुए वो चुपचाप वहाँ से चले गए। सुजीत भी वहाँ से चुपचाप घर आ गया। घर आकर अकेला बैठा था, तभी शर्मा जी घर में प्रवेश किए। बेटे को देखकर मुस्कुराए। बच्चों और बहू की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देखा, पर घर के किसी सदस्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे आपस में खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। वहीं अमिता फोन पर अपनी माँ से इधर उधर की बातें कर रही थी। शर्मा जी की किसी को कोई चिंता नहीं थी, मानो उस घर में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। घर में बहू पोता पोती सब है, पर यहाँ देखकर भी उन्हें अनदेखा कर रहे थे। सुजीत को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने मन में कुछ सोचा और उसने निश्चय किया कि अब वो भी किसी से बात नहीं करेगा। फिर क्या, उस दिन से उसने अपने बच्चों और पत्नी से बात करना छोड़ दिया और एक दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया। काम पर जाता, लौट कर आता और चुपचाप अपने कमरे में काम करने बैठ जाता। बच्चे और पत्नी बात करने की कोशिश भी करते तो वो इशारे से कुछ बहाना बनाकर जवाब नहीं देता था। 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर बच्चे और पत्नी उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसके व्यवहार का कारण पूछने लगे। तब सुजीत ने बड़े प्रेम से अपने बच्चों को अपने पास बैठाया और बोला, बंटी, बबली, मैंने 3-4 दिन तुम लोगों से बात नहीं की तो तुम्हें कितना बुरा लगा और तुम लोग परेशान हो गए। ये सोचो, दादाजी तुम लोगों के साथ रहते हैं, पर तुम लोग उनसे बात भी नहीं करते हो। उन्हें कैसा लगता होगा? बच्चे अपनी माँ की तरफ देखने लगे और बोले, अरे पापा, हम दादाजी से क्या बात करें? उन्हें घर में अकेले बैठे बैठे उनका मन नहीं लगता है। इसीलिए तो मम्मी उन्हें कुछ ना कुछ काम भी देती रहती हैं और वो कहते हैं कि उनसे कोई काम ही नहीं हो पाता है। आप दादाजी को वापस गांव क्यों नहीं भेज देते? तो सुजीत बोला,
ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी के साथ अब गांव में ही जाकर रहूँगा। वो मेरे पापा हैं, मुझे तो उनका ख्याल रखना ही होगा ना। तो बच्चे बोले, नहीं नहीं, तब तो दादाजी को भी यहीं रखो और मम्मी आप भी दादाजी का ख्याल रखो, वरना जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो अगर हम आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन अमिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुजीत को कंपनी की तरफ से 2 महीने के लिए विदेश भेज दिया गया था। जाना ज़रूरी था, वरना वह कभी नहीं जाता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जन्मदाता ऐसे सड़क पर उसे रिक्शा चलाते हुए दिखेंगे। जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप का बोझ ढोना चाहिए, वहीं आज मेरे बाबूजी इस उम्र में दूसरों का बोझ खींच रहे हैं, वह भी अमिता के कारण। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं और सोचते सोचते उसे न जाने कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वह पूरी रात हॉल में सोफे पर ही सोता रहा। शर्मा जी सुबह अपने कमरे से निकले। बेटे को हॉल में सोता देख उसके सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और दरवाज़ा खोलकर सैर के लिए जाने लगे कि तभी उन्होंने देखा उनकी बहू अमिता दरवाजे पर ही बैठी रो रही थी। शायद पूरी रात वह दरवाजे पर ही बैठी रही। शर्मा जी को देखते ही अमिता उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने अपने पिता समान ससुर का इतना बड़ा अपमान किया। भगवान तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं देंगे। आप तो जानते हैं, भैया भाभी विदेश गए हैं, माँ बाबूजी कब से मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी अब। शर्मा जी को अपनी बहू पर तरस आया और उन्होंने उसे माफ़ किया और अंदर जाने को कहा। लेकिन सुजीत गुस्से में बोला, नहीं बाबूजी, आप इसे माफ़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर यह दोबारा से वही व्यवहार करेगी। ना यह कभी सुधरी थी और ना ही कभी सुधरेगी। इतना कहकर सुजीत अमिता को घर से बाहर निकालने लगा तो शर्मा जी ने बेटे के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोले, अभी इस घर में मैं बड़ा हूँ, इस घर के फैसले लेने का हक मेरा है। तुम कौन होते हो मेरे फैसले के बीच में बोलने वाले। पिता के एक थप्पड़ से सुजीत चुपचाप खड़ा हो गया और बोला, जी बाबूजी, पर इसने जो आपके साथ किया उसके लिए इसे कैसे माफ़ कर दूं मैं। शर्मा जी भी अमिता को माफ़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह जीते जी अपने बेटे की गृहस्थी भी उजड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए दिल पर पत्थर रख कर अपनी बहू को माफ़ कर दिया और सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। अमिता ने भी सुजीत से माफ़ी मांगी और रोते हुए अंदर कमरे में चली गई। शर्मा जी ने बेटे को बिठाकर बहुत समझाया तो अंदर जाकर सुजीत ने बड़े प्यार से अमिता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, अमिता, सुना तुमने, हमारे बच्चे हमारे भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं। आज तुम्हारे बच्चे इतने छोटे हैं और उनकी इतनी सी बात तुम्हें कितनी बुरी लगी, और तुम एक बार भी बाबूजी से सम्मान तो छोड़ो, प्यार से बात तक नहीं करती हो। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। अपनी माँ से तुम घंटों बातें करती रहती हो, तो क्या मेरे बाबूजी के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरे बाबूजी भी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ है। शर्मा जी के स्टेशन पर जाकर अकेले बैठने की बात सुजीत ने उसे बताना सही नहीं समझा, क्योंकि उसकी आंखों में शर्मिंदगी का एहसास दिख रहा था और सबको अपने बुरे व्यवहार पर खेद था। तो सुजीत ने उम्मीद की कि अब शायद उसके पिता के साथ उसके घर में अपरिचित जैसा व्यवहार नहीं होगा। अमिता ने दोनों बच्चों को जाकर समझाया, बच्चों, तुम्हारे दादाजी तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें पता है दादा दादी और नाना नानी के पास कितने किस्से कहानियाँ होते हैं, और जिन सवालों के जवाब तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगे उनके जवाब भी तुम्हारे दादाजी के पास होते हैं, और कुछ सवाल तो वो चुटकियों में हल कर देते हैं। तो तुम दोनों को भी उनसे सीखना चाहिए। कुछ देर बाद जब शर्मा जी घर लौट कर आए तो दोनों बच्चे उनसे चिपक गए और बोले, दादाजी,
चलो ना हमारे साथ खेलो, आज हमारी छुट्टी है। और उसके बाद रात में आप हमें किस्से सुनाना। पापा कहते हैं कि आपके पास किस्से कहानियों का खजाना है। तो बबली बोली, हाँ, मम्मी ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आप हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखा सकते हैं। चलो ना हमारे साथ। बच्चों की बातें सुनकर शर्मा जी की आंखें भर आईं और वो बच्चों को प्यार करने लगे। फिर क्या था, अब तो रोज़ किस्से कहानियों का दौर चलता था और बच्चों के गृह कार्य को पूरा करने में शर्मा जी मदद किया करते थे। अमिता शाम होते ही कुछ न कुछ बनाकर चाय के साथ शर्मा जी को देती तो वो कहते, बहू थोड़ा रुक जाओ, सुजीत आता होगा, फिर हम सब मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। वो दिन और आज का दिन, घर का पूरा माहौल बदल गया। अब घर में कोई अकेलापन महसूस नहीं करता था। सब हंसते खिलखिलाते थे। एक रोज सुजीत हंसते हुए शर्मा जी से बोला, बाबूजी, आप कुछ भूल रहे हैं। शर्मा जी ने कहा, क्या भूल रहा हूँ? तो सुजीत बोला, बाबूजी, कितने दिन हो गए आप काका के घर नहीं जाते हैं। वो आपका इंतज़ार करते होंगे। शर्मा जी एक पल को रुके, फिर बोले, नहीं बेटा, काका को अपने घर में रहने दो। मेरा घर मेरे लिए स्वर्ग है। अब मुझे कहीं नहीं जाना। सुजीत मुस्कुराकर चुप हो गया। मित्रों, ये एक शर्मा जी की कहानी नहीं है, बल्कि आधे से ज़्यादा घरों में बुजुर्गों की यही हालत है। अपना पूरा जीवन वो बच्चों की खुशियों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, बस ये सोचकर कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे। तो क्या गलत सोचते हैं? आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं? अगर ऐसे नहीं, तो अपने व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा वक्त अपने अपनों के लिए भी निकालें। तो कोई भी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर एकांत में नहीं पाया जाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।